Hello students, in this class we are going to study about the techniques suggested by the tailor. We have already studied the principles of F.W. Taylor. यहाँ पे जो भी टेक्निक्स दिए गए हैं वो टेक्निक्स टेलर ने हमें इसलिए दिए गए ताकि इन टेक्निक की हेल्प से हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हमें टेलर ने सजेस्ट किए हैं उनको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इन टेक्निक्स के पीछे रीज़न यही था, एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें फर्स्ट टेक्निक हमारा था फंक्शनल फोमेनशिप। अब फंक्शनल फोमेनशिप में इस चीज़ को सजेस्ट किया गया कि अ सिंगल पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। एक सिंगल पर्सन सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो टेलर के अकॉर्डिंग वर्क को हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना था। अब यहाँ पर टेलर की थिंकिंग थी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को केवल जिस वर्क में वो कंसंट्रेट कर सके उतना ही देना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन को टोटल प्लानिंग से सेपरेट कर दिया जाए। दैट्स व्हाई ही हैज सेपरेटेड टू डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। Here he deputed planning in charge and production in charge. फंक्शनल फोमेनशिप के साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक जनरल मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें आपने अपने एम्प्लॉयज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो डिपार्टमेंट्स में। वन इज प्लानिंग एंड अनदर वन इज प्रोडक्शन। आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। यहाँ पे प्लानिंग के भी वर्क को अलग अलग 4 कैटेगरीज में, अलग अलग 4 फोरमेन्स में डिवाइड किया गया। अब 4 फोरमेन्स की ड्यूटी अलग अलग थी, जिसमें फर्स्ट हमारा रूट क्लर्क की ड्यूटी थी कि प्लानिंग को एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया जाए। अब रूट क्लर्क ने अपना वर्क कंप्लीट किया, उसके साथ साथ हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो हमारा अनदर फोरमैन है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी सीक्वेंसेस डिसाइड किए गए हैं उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में आगे फॉलो करवाया जाए। तो ही हैज टू सेट अप सम इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द प्लानिंग। नेक्स्ट वी कम टू अवर थर्ड फोरमैन अंडर द प्लानिंग इंचार्ज, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी एफर्ट्स यहाँ किए जा रहे हैं, जो भी प्लानिंग की गई है, उसको टाइम की बेसिस पे एक पर्टिकुलर टाइम हर चीज के लिए असाइन की जाए, टाइम के बेसिस पे और कॉस्ट के बेसिस पे उसको एनालाइज किया जा सके। इन सब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक फोरमैन की अपॉइंटमेंट हुई, जिसकी पोस्ट डिसिप्लिनरियन कहलाई। डिसिप्लिनरियन की ड्यूटी थी कि टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग दिस ग्रुप। ये सारे रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट बना रहा था, डिसिप्लिन मेंटेन करवा रहा था अपने डिपार्टमेंट में। तो इन सभी चारों फोरमैन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिवाइड किया गया ताकि हम इनके सभी के फील्ड्स में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट था प्रोडक्शन, जिसमें फिर हमने 4 पार्ट्स में अपने बॉसेस को डिवाइड किए, जिसमें फर्स्ट फोरमैन था हमारा गैंग बॉस, जिसकी ये ड्यूटी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मशीन्स को अरेंज करवाना, टूल्स मशीनरी की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करवाना ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट हमारा है स्पीड बॉस, जो स्पीड की इनको मेंटेन करता था, जो एक प्रॉपर टाइम को मेंटेन करता था प्रोडक्शन में। रिपेयर बॉक्स की ड्यूटी ये थी कि मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा है इंस्पेक्टर, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गुड्स को प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जाए ताकि वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। इन सभी फोरमैन्स को ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस ये सभी फोरमैन अपने ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस किनको दे रहे थे? वर्कर्स को दे रहे थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की कि ये फंक्शनल फोरमैनशिप में वर्क को 2 कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किया गया, प्लानिंग और प्रोडक्शन। अब प्लानिंग में भी 4 बॉसेस का कंसेप्ट दिया गया, इसी तरह प्रोडक्शन में भी 4 बॉसेस के कंसेप्ट दिया गया।
तो टेलर ने हमें ये सजेस्ट किया फंक्शनल फोरमैन के थ्रू दैट देयर शुड बी 8 बॉसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड इन देयर पर्टिकुलर फील्ड टू मेक देम एफिशिएंट इन देयर वर्क. यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज करना किसकी, वर्कर्स की, उसी के लिए इस तरह का डिवीजन सजेस्ट किया. इस टेक्निक में केवल 8 बॉसेस का कंसेप्ट ही हमें टेलर ने सजेस्ट किया है. नेक्स्ट कम्स टू अवर नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. वी हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी इन द साइज, इन द मटेरियल्स, द मेथड वी आर गोइंग टू यूज. तो यहाँ पर हमें कही जा रही है टेक्निक में, ये टेक्निक में सजेस्ट किया गया कि स्टैंडर्डाइजेशन सभी जगह होनी चाहिए. नो मैटर कि हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, प्रोडक्शन मेथड में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, मशीनरी दैट वी आर गोइंग टू यूज शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो ये सभी स्टैंडर्डाइजेशन तभी पॉसिबल है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड हो तभी पॉसिबल है जब ये सारी चीजें रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सभी स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो. तो यहाँ पर इंटेंशन ये स्टैंडर्डाइजेशन को फोकस किया कि वी हैव टू यूज ऑल थिंग्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब बेस्ट क्वालिटी. नेक्स्ट ऑन इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन सिंपली एक चीज आप लोगों ने अभी तक मैथ्स में सिंप्लीफाइड पढ़ा है कि कोई भी चीज को, कोई भी टर्म दिया गया उसको लोएस्ट टर्म में ले आना. टेलर ने भी इसी टेक्निक को सजेस्ट किया, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट. मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप एक पर्टिकुलर, अभी मेरे हाथ में मार्कर है, अब वेराइटीज देखी जाए, कंपनी अलग अलग कलर के मार्कर्स यूज कर रही है, इशू कर रही है. अब ये देखा जाए कि हमने 12 कलर्स के मार्कर्स को मार्केट में सेल के लिए दिया. अब वहां पर एक एनालिसिस के बाद पता चलता है वो 12 में से ओनली 2 कलर्स आर मोस्ट पॉपुलर. केवल ब्लू ब्लैक ही आपके ज्यादा लिए जाते हैं. तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि कंपनी को ये 12 कलर्स डेली प्रोडक्शन इसकी करनी चाहिए या नहीं. तो यहाँ पर इस टेक्निक को फॉलो किया गया टेलर के थ्रू टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट्स. जो भी मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, रेंजेस हैं, उन्हीं को आप प्रोड्यूस करें. बाकी सभी प्रोडक्ट्स की जो भी रेंजेस जो सेल नहीं हो रही है या फिर जिसकी डिमांड नहीं है, उन सब की प्रोडक्शन को वहीं स्टॉप किया जाए, ताकि उनमें जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं या दूसरे रिसोर्सेज जो यूज किए जा रहे हैं वो इन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में यूज किए जाए. तो सिंप्लीफिकेशन में जस्ट यही कहा गया कि रेंजेस को आप शॉर्ट कर दीजिए अगर उनकी डिमांड नहीं है तब. इसीलिए अगर 100 प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और केवल डिमांड में 20 है तो 20 पर ही कंसंट्रेट कीजिए, रेस्ट 80 को आप एलिमिनेट कीजिए. यही था सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्निक. नेक्स्ट कम टू वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में टेलर ने अपने टेक्निक्स के थ्रू अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पर कंसंट्रेट किया. वर्क स्टडी जनरली भी सेज दैट it is a combination of these 4 studies. These 4 studies involve fatigue study, method study, motion study and time study. Fatigue study is just about the intervals. फैटिग स्टडी के थ्रू टेलर ने ये सजेस्ट किया कि कुछ प्रॉपर टाइम के बाद हमें अपने एम्प्लॉयज को रेस्ट देना चाहिए. रेस्ट इसलिए टू ओवरकम द एनर्जी, अपनी एनर्जी को दोबारा रिवाइव कर लिया जाए. तो यहाँ पर ये चीज सजेस्ट किया टेलर ने कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको रेस्ट एक प्रॉपर पीरियड में चाहिए. तो फैटिग स्टडी के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ये सेट कर सकती है कि अपने एम्प्लॉयज को उन्हें कब रेस्ट देना है ताकि वो दोबारा से अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर सके दोबारा अपने काम करने के लिए. तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट फैटिग स्टडी के थ्रू किया गया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट पीरियड कितना देना चाहते हैं, मतलब जो ड्यूरेशन कि आपको 30 मिनट्स का रेस्ट देना है, ये 30 मिनट का रेस्ट आपको कितनी बार देना है. तो फैटिग स्टडी के थ्रू हमने यही चीज को एनालाइज करना सीखा कि रेस्ट जो हम
हमारे एम्प्लॉयज को चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स वो कितना चाहिए और किस ड्यूरेशन में चाहिए। नेक्स्ट कम टू मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में वे ऑफ डूइंग वर्क शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मेथड काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन टेलर ने अपने टेक्निक में ये सजेस्ट किया जो भी बेस्ट सूटेड होना चाहिए आपके लिए उसको हमें सेलेक्ट करें। बेस्ट सूटेड वी हैव टू मेथड्स, वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड अनदर वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप सभी को पता है जहां लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पर आप मशीनरीज को ज्यादा यूज प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब मेथड स्टडी में हमारे पास ये दोनों मेथड है, तो मेथड स्टडी ये हमें बताएगा कि हम किस तरह अपने प्रोडक्शन को आगे कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हम किस मेथड को यूज करने जा रहे हैं, ये मेथड कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा हमारे नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा वर्क क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो मेथड स्टडी में हमें वो मेथड को स्टडी करना है, वो मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करना है जो बेस्ट सूटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट कम टू मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये कहा गया कि जितनी भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो सब प्रोडक्टिव होनी चाहिए। वेस्टफुल एक्टिविटीज को टोटल अवॉइड किया जाए। जो भी एम्प्लॉयज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मूवमेंट है उसका रिजल्ट प्रोडक्शन होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो मोशन स्टडीज के लिए एक नया कंसेप्ट आया जो आज हम सीसीटीवी कैमरास के फॉर्म में देख रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज के प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं थ्रू कैमरास। तो ये था मोशन स्टडी हमारा। नेक्स्ट कम टू टाइम स्टडी। जब टाइम स्टडी की बात की जाएगी तो टाइम में एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं टाइम कि किस एक्टिविटी के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम आपको असाइन किया गया है। अब उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपने वर्क को हमें परफॉर्म करना है ताकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो सके। अब वर्क स्टडी के बाद टेलर ने हमें एक नया टेक्निक सजेस्ट किया, वो था हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में यहाँ पर ये पीस वेट सिस्टम, आपको वेट सिस्टम तो समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा कंपनसेट करने का तरीका है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में टेलर ने एक मेथड सजेस्ट किया अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड लिया है प्राइस, अगर 10 यूनिट्स है, ये मेरा स्टैंडर्ड फिक्स्ड है। 10 यूनिट्स के लिए मैं 10 रुपीज के अकॉर्डिंग पे कर रही हूँ। ओके, तो वर्कर ए गेट्स 100 रुपीज, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब बात आती है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में इस चीज को फोकस किया गया इस सिस्टम में कि इन केस हमारा दूसरा एम्प्लॉय बी 12 की जगह 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एट दैट मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका ये रेट भी इंक्रीज कर जाएगा 144 रुपीज। एम्प्लॉय सी का प्रोडक्शन 8 यूनिट्स है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड रेट भी है वो भी डिक्रीज कर जाएगा ₹8 64 रुपीज। अब इन तीनों सिचुएशन में आपको ये एनालाइज करना है कि डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में कहा गया कि जो भी मोस्ट प्रोडक्टिव है उसको ज्यादा पे कीजिए। अब एम्प्लॉय ए के अकॉर्डिंग 10 रुपीज हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, इसने जो भी प्रोडक्शन किया वो हमने उसको 100 रुपीज पे किया। अब प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो हमारा यहाँ पे रेट भी इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, रेट भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम है कि जो वर्कर हमारा ज्यादा प्रोडक्शन देगा ज्यादा गेन करेगा। अब इसको देख के सी को देखकर ये भी चाहेगा कि बी के अकॉर्डिंग बी ने जितना बेच पाया उतना मैं भी पाऊं, सी भी पाए।
करेगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सजेस्ट करते वक्त टेलर ने यही थिंकिंग थी कि प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो जाएगी इससे और हमारे एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेटेड भी हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टेक्निक। दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन, दिमागी क्रांति। बोला जाता है कि हमारी थिंकिंग हमारे एटीट्यूड में शुरू होती है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि वी हैव टू ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वन इज वर्कर एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट। टू ग्रुप्स आर मैनेजमेंट एंड वर्कर। ऑल आर परफेक्ट इन देयर ओन फील्ड। अब यहाँ पर हमें एक मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही कि दोनों की थिंकिंग को चेंज किया जाए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए। हमने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक्चुअली उसी प्रिंसिपल के टाइम इस टेक्निक की भी मेंशन हो गई है, डिस्कवर कर लिया गया कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी हो, कोऑपरेशन हो, इंडिविजुअलिज्म को नहीं दें हम प्रेफरेंस, इन दैट केस वी हैव टू प्रेफर मेंटल रेवोल्यूशन कि मेंटली हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे की थिंकिंग को प्रेफरेंस दें, दोनों को समझें। तो इसी के थ्रू हम अपने वर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा स्मूथ वे से चला सकते हैं। This discussion is all about the Taylor's technique. We will meet in our next lecture.